हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसको डिस्कस करेंगे। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसको डिस्कस करेंगे। जो प्राइवेट मेंबर बिल के जो स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक्चुअली में होती क्या है, इसकी थोड़ी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और इसकी इंपॉर्टेंस जो है फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर ने उन्होंने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक जो है बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें एक्चुअली उनको टोटल 63 वोट्स भी मिले हैं और उनके अगेंस्ट जो है 23 वोट्स भी आए हैं। तो थोड़ी सी हंगामा भी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये जो हंगामा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। मेन टॉपिक जो है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो ये जो बिल मूव किया है बीजेपी के एमपी किरोड़ी लाल मीना ने, तो उनका जो कहना है कि एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट करनी चाहिए, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको प्रिपेयर किया सके और पूरे इंडियन टेरिटोरी में उसको लागू किया जा सके। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बिल पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 में। लेकिन देखिए, ये जो बिल है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा से पास नहीं हो पाई थी। तो पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, वो अगर देखिए लोकसभा के एमपी हो या फिर राज्यसभा के एमपी हो, चुनाव जीत के आए हैं, तो वो क्या है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर वो एक मिनिस्टर नहीं है तो वो कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर। तो ये प्राइवेट मेंबर जो है ये रूलिंग पार्टी की भी हो सकती है, ओपोजिशन की भी हो सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि प्राइवेट मेंबर मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर भी एक बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं, और उनको जो है उनके प्राइवेट मेंबर को बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे तीन नोटिसेस उनको देना पड़ता है, और एक सीजन में जो है यहाँ पे वो बिल पास एक्चुअली बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, प्राइवेट मेंबर के बिल को सिर्फ फ्राइडे के दिन ही जो है उसको डिस्कस किया जाता है, ओनली फ्राइडे को रिजर्व रखा जाता है। तो प्राइवेट मेंबर की बिल को अगर देखिए कि अगर यहाँ पे पास होनी है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए होता है। कि अगर देखिए वो रूलिंग पार्टी का है तो सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन ओपोजिशन पार्टी के हैं तो तब भी गवर्नमेंट की सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तभी जाके वो किसी भी हाउस से पास होगी, देन अदर हाउस जाएगी, वहां से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट का ऐसा मिलेगा तब जाके वो एक्ट बनेगा। तो यहां पे अगर बात करेंगे जो एडमिसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल, तो प्राइवेट मेंबर बिल को जो है उनको जो है राज्यसभा या फिर लोकसभा में लाने के लिए राज्यसभा के लिए चेयरमैन की जो है परमिशन, और फिर लोकसभा में जो है स्पीकर की परमिशन जरूर होती है यहाँ पे। तो ये प्राइवेट मेंबर जो है उनको अपने बिल को प्रेजेंट करने के लिए लगभग 1 महीने का मिनिमम जो है नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं जो है एक बिल पेश करना जा रहा हूं। तो यहाँ पे जो हर कोई भी हाउस, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में, अगर जो हाउस के सेक्रेटरीट होते हैं तो उस बिल के कंप्लायंस को जो है एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि नहीं, या फिर जो रूल्स ऑन लेजिस्लेशन होते हैं कि नहीं। पहले उसको एग्जामिन करने के बाद ही अलाउ किया जाता है, तभी जाके वो बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं। देन बात करते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो ओरिजिन के बारे में। तो ये अभी की बात नहीं है, काफी पुरानी बात है। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो 1835 में, तो 1835 में यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी यहाँ पे, कि जो है इंडियन लॉ से रिलेटेड जो कोडिफिकेशन होनी चाहिए उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अलग अलग जो क्राइम हो गई, एविडेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पे जो है हिंदू के जो पर्सनल लॉस को रेकमेंड करके या फिर मुस्लिम लॉस को रेकमेंड करके उस कोडिफिकेशन के बाहर रखा जाता था। तो उनको जो है यूनिफॉर्म करके एक कोडिफिकेशन की बात एक्चुअली 1835 से चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग टाइम में ये लेजिस्लेशन आगे बढ़ती गई,
और 1941 में एक्चुअली उस टाइम में जब थोड़ी सी इंडियंस को भी पावर मिलने लगी, तब उस टाइम में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली अलाउ किया था BN राव कमेटी को, ताकि एक हिंदू लॉ कमेटी जो है सेटअप किया जा सके 1941 में। तो थोड़ी सी ये जो है इंडिपेंडेंस मिलने की यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले की बात है। तो ये हिंदू लॉ कमेटी ने एक्चुअली यहाँ पे मेन उनकी टास्क क्या था कि जो हिंदू कॉमन लॉज जो थे उसको एग्जामिन करके उससे रिलेटेड कुछ कोड्स यहाँ पे बनाए जाए, ताकि एटलीस्ट हिंदू के लिए ये लॉज जो है कॉमन हो। तो यहाँ पे ये कमेटी ने एक्चुअली उस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से यहाँ पे हिंदू लॉ से रिलेटेड कुछ कोडिफाई किए थे, कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, और मेनली महिलाओं के लिए जो है इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए उसके बारे में भी बोला था उन्होंने। देन अगर बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये डीपीएसपी में आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली यहाँ पे मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरे इंडिया में एक ही लॉ होनी चाहिए। ये लॉ जो है हर रिलीजियस कम्युनिटी में अप्लाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के मैरिज हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो, ये एक यूनिफॉर्म तरीके से हो सके। जैसे कि स्कूल में यूनिफॉर्म होते हैं, हर यहाँ पे धर्मों के लोग जो बच्चे हैं सेम जो पैटर्न के जो है कपड़े पहन के जाते हैं, यहाँ पे यही जो है पैटर्न सारे रजिस्ट्रेशन में एक होनी चाहिए, उसके बारे में कहा गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा डिबेट चलती रहती है, लोगों का यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे मैरिज या फिर डिवोर्स के पैटर्न को चेंज करने की बात, यहाँ पे पैटर्न को चेंज करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनके रजिस्ट्रेशन या फिर उनके जो अनाउंसमेंट में वहां पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनमें कुछ भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो पॉलिटिकल नैरेटिव या फिर ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत टाइम से इसके ऊपर डिबेट चलती हुई आ भी रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम में, चाहे वो शाहबानो केस हो या फिर अलग अलग टाइम में, अपने जजमेंट भी उसके हिसाब से देती हुई आ रही है। अगर बात करेंगे सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या करेगी, तो देखिए BR अंबेडकर ने जब इसके फेवर में अपने जजमेंट दिए थे, तो यहाँ पे बोला था कि स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, स्पेशली महिलाओं के लिए या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, तो उनको यहाँ पे न्याय मिलनी चाहिए, ये बात कही गई थी। क्योंकि अगर देखा जाए बहुत सारे कम्युनिटीज में, अगर देखा जाए स्पेशली शादी या फिर तलाक के टाइम में महिलाओं को कभी कभी न्याय नहीं मिलता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली मिलना चाहिए, उनका ये कहना था। तो यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये इंडिया में प्रेजेंट जो भी लॉज है उसको सिंप्लीफाई करने की बात हो रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियस बैकग्राउंड। चाहे वो हिंदू के जो हिंदू कोड बिल हो गई, शहरियत लॉ हो गई, या फिर अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉ प्रैक्टिसेस हो गई, यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करके एक कॉमन पैटर्न की बात हो रही थी यहाँ पे। तो मेनली इंडिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स लॉज है, उस कॉम्प्लेक्स लॉ को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिंप्लीफाई करने की बात होती है। चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, सक्सेशन हो गई, एडॉप्शन हो गई, कुछ भी हो, उसके लिए एक कॉमन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। जैसे कि हर स्टूडेंट जो है स्कूल में जो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं उनको एक ही तरीके से देखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, सबको जो है एक ही यूनिफॉर्म पहनना होगा। तो यहाँ पे उस तरीके से सोचा जा सकता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सेम सिविल लॉ इंप्लीमेंट करेगी, हर सिटीजन किसी भी उनके फेट हो, उनकी बैकग्राउंड हो, तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी। तो इसीलिए यहाँ पे सिविल कोड यानी कि ये कुछ भी कोड जो है उसको यूनिफॉर्म रखा जाए, ताकि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियस या फिर कम्युनल बैकग्राउंड सभी को एक जैसे न्याय मिल सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर ने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।